अच्छा, तुम लोग म्यूटेड हो गए। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। सो अप टू लास्ट क्लास हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लिया था। एक लास्ट न्यूमेरिकल मुझे पैरेललोग्राम पर डिस्कस करना है। हेलो डॉर्जे, क्या हाल है? सर वो क्वेश्चन कॉस थीटा वाला जो आप कह रहे थे आज करते हैं। कॉस थीटा, वो जो लास्ट मैंने न्यूमेरिकल दिया था, हाँ सर वही। कंप्लीट नहीं हुआ था वो? नहीं सर, आपने कहा था आज सॉल्व करोगे या कहीं कॉस थीटा बीच में अटक रहा था ना। तो एक ही तो इक्वेशन आई थी शायद लास्ट में, एक लास्ट इक्वेशन थी जहां से पी निकालना था, बस एक लास्ट इक्वेशन बनी थी। चलो देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करा दूं उसके बाद देख लेते हैं उसे कौन सा टकरा था। एक न्यूमेरिकल और लिखो, लास्ट न्यूमेरिकल है पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर, इसके बाद ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ करेंगे। सो आपको क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड the sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 Newton. Is 18 and magnitude of the resultant is 12 Newton. If resultant makes an angle of 90 degree with force of smaller magnitude, what are the magnitude of two forces? What are the magnitude of two forces? सोनम, यार तुम्हारा पूरा वेक्टर्स मिस हुआ है। कल एक बैच और बन रही है, लाइक मैं बैच में 15 से ज्यादा नहीं रख सकता, ये बैच तो कंप्लीट हो गई है। एक और नई बैच हमने शुरू करी है, उस बैच में मैं आपको बुलाता हूँ, वहाँ वेक्टर स्टार्टिंग से हो रहा है। एटलीस्ट सोनम क्लास के एंड तक रहो, जो कैलकुलेशंस मैं करा रहा हूँ वो कैलकुलेशंस ट्राई करो। एक नई बैच और है नीट की, उसमें मैं आपको ऐड कर दूँ। भाई कैलकुलेट करो, मुझे आंसर्स चाहिए। 3 मिनट दे रहा हूँ, 36 हो रहे हैं, 39 में मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। कैसवेल, अभिजीत, आमना, भूमि, दिव्यांशी, हर्षित, कीर्ति, मैत्री, सौम्या, सोनम एंड तिशा। हम्माद का तो ऑडियो नहीं जाता। सोनम मुझे समझ में नहीं आ रहा, बैटरी साइको डाउन का क्या मतलब है भाई? अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे फोन की बैटरी डाउन हो रही है, तो सोनम थोड़ा सा ख्याल लगा करो ना, क्लास है तो क्लास के लिए चार्ज करके रखिए। फोन चार्ज करके रखो ना, इतना लाइटली क्या लिया हुआ है क्लासेस को? क्या हो तुम ले में नहीं हो आजकल? ले से बाहर हो गई?
हाँ तो पूरे दिन बंद करके रखा करो फोन को, सिर्फ इस टाइम खोला करो क्लास के टाइम पर, 3 घंटे तो बैटरी चलेगी। मैं समझ रहा हूँ सोनम तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन किसी तरह से मैनेज करो। दिन में मत ऑन करो मोबाइल, सिर्फ क्लास के टाइम पर ऑन करो ताकि उस वक्त तक चल जाए। और बाकी लोग आंसर्स बताओ मुझे। कैस्पल, दिव्यांशी 5 and 13, गुड। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए फिलहाल जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत कॉमन न्यूमेरिकल्स हैं जो हर बुक में अवेलेबल होते हैं। कोई ये मत करना है कि आपके पास बुक हो वहां से आप आंसर्स देखकर मुझे बता दो, अब सारा मोटिव ही खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल्स करने का। मुझे सिर्फ आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे आपकी कैलकुलेशंस चाहिए कि आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो आंसर रिपोर्ट करो, वो गलत आंसर बहुत बता देगा मुझे कि आपने क्या मिस्टेक करी हुई है। बस ये कभी मत करना कि किसी बुक से आंसर देखकर बता दो, इतनी ऑनेस्टी मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं अपने। ठीक है सोनम, जब तक चल रहा है तब तक क्लास करो, उसके बाद फिर क्या कर सकता हूं मैं। आमना, भूमि का आ गया, दिव्यांशी का आ गया। चलो जी मैं सॉल्व करता हूँ इसे। देखिए दो फोर्सेस हैं, कितने एंगल पर इंक्लाइंड है नहीं पता, तो मैं दो फोर्सेस लेता हूं, यहां देखना शुरू करो। ये दो फोर्सेस दी हुई हैं आपको, अ फोर्स F1 एंड अ फोर्स F2। यहां आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। ये इन फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स F। ये रिजल्टेंट फोर्स किसी एक फोर्स के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज 90 डिग्री, दिस बीटा इज 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। F1 का मैग्नीट्यूड नोन नहीं है, F2 का मैग्नीट्यूड नोन नहीं है। तो देखो 18 न्यूटन और 12 न्यूटन में मुझे जरा डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा? मेत्री, 18 न्यूटन और 12 न्यूटन में डिफरेंस बताओ कि ये जो दो डेटा गिवन है इनमें फर्क क्या है। सो 6 न्यूटन का। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, सब ट्रैक कर दो। मैं पूछ रहा हूँ ये 18 न्यूटन जो दिया हुआ है और 12 न्यूटन, ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है ना, क्या अलग है इन यस दोनों सर। में? ये भी सम है, ये भी सम है, डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। कीर्ति, 18 और 12 में डिफरेंस क्या है? देखो 18 में वो कह रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है साफ ना? हाँ मेरी सब तो जा रही है। सर आ रही है आवाज। मेरी आ रही है ना आवाज? हेलो हाँ सर। जो सम ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 18 न्यूटन है, और जो उनके मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन है। वेरी गुड, कौन बोला ये? मैत्री। May3, ओके। F1 प्लस F2 इज 18 न्यूटन, फर्स्ट है। और जब आप रिजल्टेंट फोर्स लोगे ना, रिजल्टेंट फोर्स इज वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, वेक्टोरिकली ऐड करेंगे। ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है 12 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इट्स रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। देखो एंगल नहीं पता मुझे, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा वो गिवन नहीं है, तो मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं दैट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज सम थीटा। ये थीटा मैंने अज्यूम कर लिया, cos थीटा। F आपको गिवन है, F is 12 न्यूटन, so 12 is root over F1 square plus F2 square plus twice of F1 F2 cos theta. That is equation number 2. This is equation number 2.
अब देखिए इसमें कितने सारे वेरिएबल्स हैं, F1 वेरिएबल है, F2 वेरिएबल है, cos थीटा वेरिएबल है, तो इन वेरिएबल्स को किसी तरह से डिक्रीज करना होगा। देखो एक डेटा और दिया हुआ है, कहता है रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद फोर्स ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, बीटा दिया हुआ है। कीर्ति मुझे बताओगे वेक्टर एडिशन में tan बीटा का रिलेशन क्या होता है? कीर्ति, कीर्ति tan बीटा का रिलेशन ऑफ tan बीटा नहीं बताओगे, कौन बताएगा? सोमिया, यस tan सर। बीटा कैसे, tan बीटा का क्या रिलेशन होता है बच्चे वेक्टर एडिशन में? पैर हाँ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। a प्लस बी कॉस थीटा, ग्रेट। ए और बी कैसे डिसाइड करते हैं? सोम्या ये बता दो, ए और बी कैसे डिसाइड करते हैं वेक्टर ए कौन सा है, वेक्टर बी कौन सा है? सर जो बड़ा जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड होता है। ना ना ना, मेत्री बताएगी, मेत्री को मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। मेत्री कैसे डिसाइड करते हैं ए और बी? सर ए और बी ऐसे डिसाइड करते हैं कि जिस एंगल पे क्या कहते हैं बीटा जाएगा, मतलब हाँ जिस जिसका क्या कहते वेक्टर हैं के मैग्नीट्यूड साथ, ज्यादा होगा वो क्या कहते ना हैं, ना नहीं 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 नहीं, हाँ जिस वेक्टर जिस के साथ क्या कहते हैं, हाँ जिस वेक्टर के साथ बीटा लिया है ना दैट इज ए, दूसरा वाला बी जाएगा। क्लियर है सोम्या? आपने वेक्टर हाँ एंगल बीटा किसके साथ लिया? F1 के साथ, तो F1 इज ए एंड F2 इज बी। और बीटा कितना किया? 90 डिग्री। सब वैल्यूज रख दो। सो दिस इज tan 90 which is b which is F2 sin theta divided by a which is F1 plus F2 cos theta। tan 90 is infinity जिसे आप लिख सकते हैं 1 by 0 which is F2 sin theta divided by F1 plus F2 cos theta। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट F1 प्लस F2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से आप cos थीटा निकाल सकते हो। देखो F2 cos थीटा आ जाएगा, इट्स माइनस ऑफ F1। कैस्पिल तुम क्लास में हो? माइनस ऑफ यस सर F1, अच्छा तुम हो, तुम्हारा हुआ नहीं अब तक, सॉल्व नहीं हुआ? 5 पर है सर 2। अच्छा तो देखो 3 को 2 में रख दो, तो जब 3 को 2 में रखोगे यू विल गेट 12 इज रूट ओवर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos theta is minus F1 by 2। F2 से F2 कैंसिल हो गया, so you have 12 is root over F1 square F2 square minus 2 F1 square। So 12 is root over F, देखो F1 square minus 2 F1 square will be minus F1 square। So that's F2 square minus F1 square, that is equation number 4 now। अब आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो। तो देखो एक इक्वेशन 4 है और एक इक्वेशन 1 थी। F1 प्लस F2 इज 18, ऐसे 5 कह देता हूं। यहां से आप F2 निकाल दो और सब्स्टिट्यूट कर दो, F1 आ जाएगा। आप यहां से F2 कैलकुलेट कर लीजिए, F2 कितना आ गया? 18 माइनस F1, इसे 5 कह दो, 5 को 4 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और जब आप 5 को 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी। इतना लिखिए और फिर मुझे बताइए। हाँ दिव्यांशी, अब सर आप 2 मिनट फिर से समझा देंगे? हाँ बच्चे कहाँ से बताओ, स्टार्टिंग से? सर हाँ नहीं मतलब हाँ एक स्टार्टिंग से मतलब जल्दी जल्दी करके एक रफ आइडिया दे दीजिए। देखो फोर्सेस है ना F1 एंड F2, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। मुझे थीटा नहीं पता, मुझे F1 F2 नहीं पता, मुझे ये पता है कि जो रिजल्टेंट है वो F1 के साथ 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसने आपको ये दिया है कि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स का सम 18 है। इट्स नॉट वेक्टर एडिशन, सिंपल कुछ मैग्नीट्यूड होगा उनका सम 18 है। रिजल्टेंट जो वेक्टर F1 प्लस F2 लेते हैं दैट रिजल्टेंट इज 12। तो आप रिजल्टेंट को यहाँ वेक्टर लॉ अप्लाई कर दो, दैट्स F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा। F12 दिया है, ये लिख दिया।
प्रॉब्लम ये 1 2 3 वेरिएबल्स है ना, F1 F2 cos थीटा, तो किसी तरह से हमें एक वेरिएबल कम करना होगा। tan बीटा का रिलेशन यूज कर लिया, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। बीटा देखो कितना है, 90 डिग्री। किसके साथ आप एंगल ले रहे हो, F1 के साथ, तो F1 इज a इज F1। दूसरा वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। 10 90 इनफाइनाइट होता है, विच इज 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos थीटा आ गया -F1/2। इसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 12 इज F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 माइनस F1/2, ये कैंसिल हो गया, -2F1 स्क्वायर हो गया, सो दैट्स F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। क्लियर हुआ मेरी यहाँ तक? हाँ सर। और F1 प्लस F2 तुम्हें कितना गिवन है, 18, यहाँ से F2 ले लिया, 18 माइनस F1। हाँ सर 0/0 नॉट डिफाइंड होती है ना? 0/0 ना, 1/infinity को तो 1/0 लिख सकते हैं ना, 1/0 तो नॉट डिफाइंड नहीं है, 1/0 इज इन्फिनिटी। तो हमेशा जब भी इन्फिनिटी आ जाए ना, तो ये ट्रिक याद रखना, इसे 1/0 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, इसे आप यूज कर सकते हो। F2 F1 से लेस देन है बोल के आपके पास कौन सा प्रूफ है सर? हाँ F2 का मैग्नीट्यूड F1 से कम है बोल के आप कैसे कह सकते हो सर इस यहाँ पर? कैलकुलेशंस में आ जाएगा कैसे जब सर? आप यहाँ, क्योंकि आपको जो एंगल दिया है बीटा, आपने जिसके साथ भी लिया है वो ऑटोमेटिकली कम वाला होगा। बीटा कह रहे हैं ना, स्मॉलर के साथ लिया, तो आप जिसके साथ भी बीटा 90 डिग्री ले लो, वो एट द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल स्मॉलर आना चाहिए। वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो इसने डिसाइड किया। ओके ठीक है सर। तो F1 और F2 तो अननोन है, तो मुझे नहीं पता कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। मैंने किसी एक के साथ एंगल ले लिया, जिसके साथ एंगल लिया वो कम वाला आएगा। भूमि अभी सर ये कन्वेंशन है या फिर हमने अभी ऐसा लिया ही है कौन सी चीज? कि जो बेस के साथ होता है, जो बीटा होता है वो F1 छोटा होता है? किसी के साथ भी ले लीजिए आप इसके साथ ले लीजिए, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, योर आंसर विल रिमेन सेम। जिसके साथ भी आप बीटा चाहो ले लो, बस फर्क ये होगा जिसके साथ आप बीटा लोगे वो A हो जाएगा। अगर आप इस वाले एंगल को बीटा कहते हो हर्षित, तो A और B की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, ये A होगा, ये B हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशंस वैसी रहेंगी। तो F2 की जगह मैं रख रहा हूं 18 माइनस F1 का स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, तो ये आ गया 12 इज रूट ओवर, यार 18 स्क्वायर कितना होता है, 324 यस सर। Yes, sir. प्लस F1 स्क्वायर माइनस 36 F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। F1 नहीं होगा सर? F1 ही तो होगा, अच्छा हाँ F1 होगा, राइट, यस कैस्पल, यस। सो देखो F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 आ गया रूट ओवर 324 माइनस 36 F1। दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये आ गया 144 is 324 माइनस 36 F1। तो आप यहां से जब F1 कैलकुलेट करोगे तो ये 36 F1 आया, 36 F1 is 324 minus 144, so 36 F1 is 324 minus 144 कितना हो गया, 180। ये वैल्यू आ गई 180 081, यस। और जब आप इसे डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। One 180 by 36, which is 5. So your F1 is 5 Newton. अगर F1 आ गया तो आप यहाँ से F2 कैलकुलेट कर सकते हैं। F2 कितना होगा, 18 माइनस F1, 18 माइनस 5, which is 13। तो कैस्पल जो तुम्हारा कंसर्न था ना कि मुझे कैसे पता चला कि कौन सा स्मॉल है, तो मुझे नहीं पता, मैंने जिसके साथ बीटा लिया वो अपने आप स्मॉल हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ बीटा लेता तो F2 स्मॉल आता, F2 आता 5 न्यूटन, F1 आता 30। अभिजीत, आमना,
सोम्या, देखो अब से न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ होने शुरू होंगे, लेंदी भी होंगे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है ये? Yes, sir. अरे क्यों मेरा सोनम, तुम्हारा वो बहुत ज्यादा मिस हुआ है, पूरा वेक्टर्स मिस हुआ है, तो तुम्हें मुझे नई बैच में ही डालना होगा। और ये याद रखो, अगर तुम छुट्टियां मारोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप छुट्टियां मार रहे हैं तो निष्कर्ष से आप लीजिए, लेक्चर्स लीजिए, वर्कआउट कीजिए उन्हें। तो इतना हो जाए मुझे बताओ, मैं रब करता हूँ उसे। कीर्ति, होगा सर। हो गया? मैत्री, अब क्लियर है बच्चे? हाँ, अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ बढ़ेगा, फिर जाकर कांस्टेंट हो जाएगा। 1 मंथ तक आपको लगेगा कि धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, आफ्टर 1 मंथ ये फिक्स हो जाता है। आप यूज टू हो जाओगे कुछ टाइम में इसके लिए। ओके सर। ओके, इसको यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो दैट वाज अबाउट पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ के बाद एक न्यूमेरिकल और है जो मैं जल्दी से कर देता हूं। वैसे कहता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स having equal magnitude is equal to one of them। ठीक है, किसी एक के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, इक्वल टू वन ऑफ देम। कैलकुलेट एंगल बिटवीन देम। सोनम, मैं आपको थर्ड बैच में डाल दूंगा, ये 2 बैचेस तो आगे निकल गई हैं, एक थर्ड बैच और है, उसमें मैं आपको डाल दूंगा। कल से मैं आपको एक नई बैच में डालता हूं। तो ये गिवन है, उसने कहा है ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है जो रिजल्टेंट के इक्वल है। तो देखो एक लाइन की कैलकुलेशन है, रिजल्टेंट को आप लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो आपसे कहता है ए बी और आर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एक काम करो, सबकी जगह ए लिख दो, सब इक्वल है। तो आर की जगह भी मैं ए लिख देता हूं, इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 into a cos थीटा। It's a square plus twice of a square cos theta. So a is root over, it's 2a square plus 2a square cos theta। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा a square is 2a square plus 2a square cos theta। इसे लेफ्ट में ले आओ। So this is a square minus twice of a square is twice of a square cos theta. So that's minus a square is twice of a square cos theta। A square से a square गया, so you have cos theta is minus half। If cos theta is minus half, that means आपका जो theta होगा, ये याद रखिएगा, theta is 120 डिग्री। अच्छा, आपको कुछ एंगल्स याद रखने हैं, देखो cos 120 की वैल्यू याद रखिएगा माइनस हाफ, साइन 120 याद रखिएगा √3/2, cos 180 -1 होता है, साइन 180 0 होता है, cos 37 4/5 है, एंड साइन 37 इज 3/5। ये कुछ बेसिक एंगल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। 90 तक तो आपको याद होते हैं, 90 के बाद ये 6 रेशियोज आपको याद होने चाहिए, 120 के, 180 के और 37। ये बहुत कॉमनली न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। इतना लिखिए, फिर हम ट्रायंगल लॉ स्टार्ट करते हैं। आज कोशिश करते हैं ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ वाइंड अप करें। होगा सर। हो गया? नहीं सर, 2 मिनट, 1 मिनट मतलब। हम्म, हम्म।
रब कर दूं इसे? अभिजीत, आमना, भूमि, हुआ इतना? अभिजीत तुम्हारी मेरे साथ फर्स्ट क्लास है? सेकंड? तुम्हारे तो यार कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो बाउंस कर रहा होगा। चलो भाई, इसको रब करता हूँ मैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब आप पैरेललोग्राम लॉ ले रहे थे तो देखो, पैरेललोग्राम लॉ यूज करने की कंडीशंस क्या थी? वेक्टर शुड बी कोइनिशियल और एट अ टाइम ये दो वेक्टर्स के साथ डील करता है। जब आप ट्रायंगल लॉ लेते हो, सो ट्रायंगल लॉ की कंडीशंस देखिए। पहली कंडीशन तो सेम है, जैसे पैरेललोग्राम लॉ एक टाइम पर दो वेक्टर्स के साथ डील करेगा, ट्रायंगल लॉ भी एक टाइम पर दो वेक्टर्स के साथ डील करेगा। It deal with two vectors at a time. It deals with two vectors at a time. एक टाइम पर दो वेक्टर्स के साथ डील करता है। दूसरी कंडीशन है, वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर। वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर। तो ट्रायंगल लॉ यूज करने के लिए दोनों जो वेक्टर्स होंगे, दोज वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर हमने डिस्कस किया था, अभी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा सेम ऑर्डर का क्या मतलब है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। ये ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन कभी कभी स्कूल एग्जाम्स में पूछ लेता है। सो इफ टू वेक्टर्स acting at a point are represented in magnitude and direction एक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब दोनों वेक्टर्स अलजेब्रिकली ऐड होंगे ना? नहीं, अलजेब्रिकली तो तब ऐड होंगे जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना। आप किसी भी दो, मान लो मैं सर लास्ट क्वेश्चन में नहीं किया था कि दोनों एक तरफ को वो जिसमें सर 18 न्यूटन का जिसमें फोर्स आ रहा था। हाँ, तो वो तो उसने वहां वेक्टोरिकली ऐड नहीं किया था। वहां तो उसने कहा था कि भाई, और ये वेक्टर एडिशन था भी नहीं, वो कह रहा था दो वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स का सम 18 है। इट्स नॉट एडिशन। ये जो 18 है, इट्स नॉट नेट फोर्स। सर इसके लैंग्वेज क्या थी? सर लैंग्वेज क्या थी वो? सर वो लैंग्वेज क्या थी जो यूज हुई, जो इस चीज के लिए यूज हुई थी सर? मतलब क्या था? वेक्टर्स आर पैरेलल। एल्जेब्रिकली तब ऐड कर सकते हैं व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। जब वेक्टर्स क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज थी सर? थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी ना वो। दे आर एक्टिंग एट द, उसमें एक्टिंग एट अ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था, वो ये था मैग्नीट्यूड, सम ऑफ मैग्नीट्यूड इज 18। सम ऑफ मैग्नीट्यूड मींस दिस इज f1 और f2। सम ऑफ मैग्नीट्यूड 18 था। इट डजंट मीन कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये नेट फोर्स नहीं थी। नेट फोर्स कितनी थी हर्षित? 12 थी। ये अच्छा है तुमने ये पूछ लिया, एक बार इसको और कंफर्म कर लो। दिस 18 न्यूटन इज नॉट नेट फोर्स, इट्स जस्ट सिंपल एल्जेब्रिक सम ऑफ टू फोर्सेस। इट्स नॉट इवन नेट फोर्स। नेट फोर्स इज 12 न्यूटन। और नेट फोर्स का मतलब ये होता है कि देखो, किसी पॉइंट पर F1 और F2 एक्ट कर रहे हैं, आप F1 और F2 हटा दो और एक 18 न्यूटन की फोर्स लगा दो, इफेक्ट वही होना चाहिए जो F1 F2 में था, अगर F18 रिजल्टेंट होता, जो नहीं होगा। अगर आप F1 F2 की जगह 18 लगाओगे तो सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन F1 F2 की जगह 12 लगा दोगे तो सेम इफेक्ट आ जाएगा। दिस 12 is resultant, not 18. Okay. So if two vectors acting at a point are represented in magnitude and direction by sides of triangle
in same order, then their resultant can be represented by closing side of triangle, और इसको ऐसे लिख दो, by third side of triangle taken in opposite order, by third side of triangle in opposite order. So this is vector A. सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि हेड और टेल को इंसाइड कर जाए. दिस वन इज वेक्टर बी. हो गया. सो दिस इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा. तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड होगी, थर्ड साइड, जिसको आप बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर में लोगे. ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब है यहां पर हेड और हेड को इंसाइड करेंगे. दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर. और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है. वेक्टर्स में जो एंगल होता है ना, वो एरो हेड के डायरेक्शन में होता है. तो एक का एरो इधर है, एक का एरो इधर है, दोनों एरो के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा. ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा. सो इसको मैं रिजल्टेंट एट कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं. पहला होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जो आपने यहां कर लिया. सेकंड स्टेप होता है, अब आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. तो मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसी होगी जैसी डेरिवेशन आपने पैरेललोग्राम लॉ में करी थी. तो इतना लिख लो, फिर मैं रब कर कर दोबारा स्टार्ट करूंगा, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं. इतना प्लीज लिख लो जल्दी से, फिर शुरू करेंगे. सर जी, हाँ, यहाँ पर हर वेक्टर्स को टेकन इन सेम ऑर्डर बोलने ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है ना सर, क्योंकि हर एक को प्लेनर वेक्टर को हम सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना सर, शायद. हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखकर भी कई चीजें डिसाइड करनी होती है कि क्या कन्वीनियंट होगा. जैसे अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट्स दे दूं, मैं आपसे कहता हूं एक डिस्प्लेस बॉडी के पास पहले 3 मीटर कवर करती है, फिर बॉडी 2 मीटर कवर करती है. अब खैसफल ये सोचो कि मैं 3 मीटर यहाँ रखूं और 2 मीटर यहाँ ले आऊं. सो ये और ये, इसमें से कौन सी चीज है जो डिस्प्लेसमेंट वाले इफेक्ट को बेटर एक्सप्लेन कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट. तो ज्योमेट्रिकली तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट फिजिकली भी मीनिंगफुल होना चाहिए. और जब तुम फर्स्ट यूज करोगे, देन दे आर इन सेम ऑर्डर और दे आर कोइनिशियल. सेम ऑर्डर. दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां तुम बिगाड़ भी दोगे चीजों को. और जैसे फोर्स है, मान लो फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है बॉडी पर, एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है F1, एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है F2. समझ में आता है, दो अलग अलग तरह से खींच रहे थे और नेट फोर्स यहाँ चली गई. आप इसे ट्रांसलेट कर कर सेम ऑर्डर में ले आइए. चलिए, आपने ज्योमेट्रिकली तो सही किया, अब फिजिकली बताइए, कोई सेंस बन रहा है? कैस्पल बन रहे सर. बन रहा है. मतलब ये पेन है, इस पेन पर मैं एक फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ मैं इसी पेन पर एक फोर्स आगे अप्लाई कर रहा हूँ. क्या ज्यादा सेंस बनेगा, पेन को ही ओरिजिन लेके 2 फोर्सेस अप्लाई करना, या ये कहना कि एक फोर्स आगे लगाई फिर मैं यहाँ ले जाकर दूसरी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ? समझ नहीं आया सर, आपने क्या कहा ठीक से. ये डिस्प्लेसमेंट वाला समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट वाला आया और फोर्स वाला भी आया, यहाँ पर डायग्राम बना. मैं ये कह रहा हूँ, जो तुम कहते हो, जो तुम्हें ज्योमेट्रिकली जो वेक्टर में एक फ्रीडम है ना कि वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, हाँ जी. कि कोइनिशियल को सेम ऑर्डर में ला सकते हैं, सेम ऑर्डर को कोइनिशियल में ला सकते हैं, दैट्स अ ज्योमेट्रिकल मेथड. बट हमेशा वो चीज फिजिकली मीनिंगफुल नहीं होती. जैसे एक पॉइंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक.
इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है F1, एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है F2। इसे तुम फिजिकली समझ सकते हो कि कोई यहाँ से खींच रहा होगा, दूसरा यहाँ से खींच रहा होगा, नेट फोर्स इधर जाएगी F। ये मीनिंगफुल है। यस सर। तुम इस F2 को ट्रांसलेट कर कर, ये रही ऑब्जेक्ट, तुम F2 को ट्रांसलेट कर कर सेम ऑर्डर में ला दो, ठीक है। ज्योमेट्रिकली दिस इज वायबल, बट अब बताओ इज इट मीनिंगफुल? यस सर, क्योंकि अगर वहां से हम इसी ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करके ऑब्जेक्ट से F2 के हेड तक फोर्स को रिजल्टेंट को निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। आई बिलीव, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, तुम इस चीज को किसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स राइट में एक्ट कर रही थी, फिर आगे हो जाकर सकता है वो ना सर, फोर्स कैसे? ऐसे सर। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, मैंने इसे आप यहाँ यहाँ पर पुल किया। रिजल्टेंट लगा देना सर, अब रिजल्टेंट तो बाद में, पहले तो इंडिविजुअल फोर्सेस भी तो दिखाओगे। ये रहा पॉइंट ए, ये तुमने दिखाया 10 न्यूटन यहाँ एक्ट कर गया ना। अब मुझे एक फिजिकल वायबल कंडीशन बताओ जिसमें तुम यहाँ दूसरी फोर्स लगा रहे हो, रिजल्टेंट इसके बाद का स्टेप कैसे अप्लाई करो? इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करनी है और तुम यहाँ शो कर रहे हो, फिजिकली कैसे मीनिंगफुल फोर्स है? तो ऑब्जेक्ट पर ही लगेगा ना, और यहाँ पर राइट F2 राइट। को हमने यहाँ पर लाया तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रहा है ना सर। हाँ, अगर तुम यहाँ F2 पर लिया है तो ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रही ना, नहीं लग लेकिन तो तुम वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम यहाँ दोनों को ओरिजिन से ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा सर। ऑब्जेक्ट फोर्स लेगी। तो हाँ हर जी चीज सर। ज्योमेट्रिकली आपके पास फ्रीडम है, लेकिन उस फ्रीडम को यूज करते हुए जरा सोचो कि फिजिकली ये सेंस बनता है नहीं बनता। ओके सर। फिजिकली भी तो सेंस बनना चाहिए। सो दिस इज वेक्टर, दिस इज योर अनदर वेक्टर, दिस इज क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल। और कैसुअल एक चीज और है, मैं जो तुम्हें असाइनमेंट्स देता हूँ ना, एक बार उन्हें पहले तुम वर्कआउट किया करो। अब तुमने एरर्स का अब तक असाइनमेंट पूरा वर्कआउट नहीं किया। जो मैंने एक शीट दी थी डीपीपी मेंस और एडवांस, वो आपने वर्कआउट नहीं करी। वो फिजिक्स वाला सर। जी, अब फिजिक्स का ही तो अच्छा पूछूंगा मैं। हम्म, आप अपनी मर्जी से चलेंगे ना, तो आप जिस एंट्रेंस को बहुत आसान समझ रहे हैं 2 साल का, वो माइलस्टोन से चलता है। अब 10 साल हो गए हमें वो माइलस्टोन सेट करते करते। हम माइलस्टोन सेट करते हैं, उस पर अगर आप चलेंगे तो ठीक है, वरना आप इधर उधर भागेंगे तो बहुत अच्छे आईक्यू लेवल के बाद भी आप नहीं पहुंच सकते। तो जो दे रहे हैं एटलीस्ट पहले उसे करो, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है, इट्स गुड, तुम जो करना चाहो करो, इट्स नॉट एन इशू। सर आपने वेक्टर का भी दे दिया असाइनमेंट? हाँ, वेक्टर्स का मैंने अभी नहीं दिया, मतलब वेक्टर्स का असाइनमेंट मैं इसके बाद दे पाऊंगा, आज की क्लास के बाद। आज मिल जाएगा? आज मिल जाएगा आपको। ठीक है। सो देखिए, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट S, और यहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉप कर देता हूं विच इज N। अब थोड़ी देर सुनो जरा, आपको ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है। दिस इज स्टेप 2, मैग्नीट्यूड आपको डिराइव करना है। ये डेरिवेशन बिल्कुल वैसी जैसे पैरेललोग्राम लॉ की थी, तो मैं बहुत तेजी से कराऊंगा आपको। PQ जो साइड है ये वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, QS जो साइड है ये वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, PS जो साइड है ये वेक्टर R के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। फिर इस ट्राइंगल के अंदर आपको QN की जरूरत पड़ेगी, cos थीटा आप यूज कर लीजिए, एग्जैक्टली वही है, QN डिवाइडेड बाय QS। अगर किसी का पैरेललोग्राम लॉ की डेरिवेशन मिस हुई थी तो यहां से हो जाएगी। QN नहीं पता, बट व्हाट इज QS? QS इज B, तो आप लिख सकते हो cos थीटा, इट्स B बाय cos theta is base upon hypotenuse। हाँ, तो देखो QN तो आपको कैलकुलेट करना है, बट यहाँ जो QS दिया हुआ है, that QS is B, so you can write this as QN is it's B cos theta, that's equation number 4। आपको sin theta चाहिए which is perpendicular by hypotenuse, perpendicular is SN, hypotenuse is SQ और QS। SN तो आपको नहीं पता, बट QS आपको पता है, QS कितना है B। तो आपने यहां से SN को लिख दिया, SN is B sin theta, that is equation number 5। अब आप ये ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल PSN, इसमें आप लिख सकते हैं PC हाइपोटेनस है विच इज रूट ओवर PN स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। ये जो PN है, इस PN को आप लिख सकते हो PQ प्लस QN
का होल स्क्वायर प्लस एस एन का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन नंबर 6। पीएस की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप 3, 1 और 4 को और 5 को 6 में रख दीजिए, तो पीएस हो गया आर, इट्स रूट ओवर पी क्यू विच इज ए, क्यू एन विच इज बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस एन विच इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करोगे, दिस इज आर विच इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इट्स ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में आप बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, इट्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये आर आ गया, इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। सो मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन वही है एग्जैक्टली जो आपने पहले किया था। थर्ड स्टेप में आपको डायरेक्शन चाहिए। तो इसमें थीटा नहीं लेते हैं, जी, इसमें थीटा अंदर की नहीं लेते हैं। हमेशा वेक्टर्स में जो एंगल होता है ना, वो वेक्टर्स के एरोज के बीच में होता है, इन एरोज के बीच में। तो अगर एक वेक्टर ऐसा दिया है और एक वेक्टर ऐसा दिया है, तो जरा देखो हर्षित, एरो के बीच में कौन सा एंगल है, θ1 या θ2? सर θ1। θ1, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। दिस इज बिटवीन एरोज, ये एरो का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल है। जब आप डायरेक्शन लोगे, बीटा चाहिए, आप ट्राइंगल यूज कर लीजिए, ट्राइंगल PNS। इस ट्राइंगल PNS में आपको tan बीटा चाहिए, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस which is SN divided by PN which is SN divided by PQ plus QN. So tan लेकिन वो beta सर is, कहाँ बीच में लग रहा है सर, वो तो मतलब बाहर लग रहा है ना। ना ना, बाहर एरो के डायरेक्शन के बीच में। अब अगर आपने एक एरो यहाँ, हर्षित बस एक मिनट में इसको कंप्लीट कर दूं, फिर आता हूँ मैं दोबारा में। यस यस। SN जो आएगा, SN is B sin theta, SN is B sin theta, PQ कितना है, PQ is this A plus QN which is B cos theta. So expressions exactly वही हैं जो पहले थे, बस सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंज आया है। हाँ हर्षित सुनो, जब भी हम वेक्टर्स के बीच में एंगल लेते हैं ना, तो वो एंगल है किस में, मैग्नीट्यूड्स में या डायरेक्शंस में? जब भी हम वेक्टर्स के बीच में आप एंगल ले रहे हो, तो वो एंगल वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच में, और डायरेक्शन कौन शो करता है, एरोहेड। तो ये यस एक एरोहेड का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये दूसरे एरोहेड का डायरेक्शन है। इन दोनों एरोहेड, इन एरोस के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। अब यहां देखो, ये जो एरो है, इस एरोहेड का डायरेक्शन तो ये जा रहा है ना, ये मत देखो कि ये यहां जाकर खत्म हो गया, डायरेक्शन हाँ हाँ देखो, इस सर। एरोहेड का यस डायरेक्शन आगे था, यस दूसरे एरोहेड यस का सर। डायरेक्शन आगे था, सो द एंगल इज। ओके सर, थैंक यू सर। चलो भाई इतना लिखो जल्दी से, फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इट्स रिपीटेशन, पूरी डेरिवेशन इज रिपीटेशन, जो आपने पैरेललोग्राम लॉ में किया था, जस्ट रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं। भूमि, दिव्यांशी, सौम्या, तिशा, हो गया सबका?
हो गया। चलिए इसको रब करते हैं। कैस्पल रब कर दूं? कैस्पल और हर्षित लिख लिया तुम लोगों ने? यस यस सर। चलो जी इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में डिफरेंस नहीं होगा ट्रायंगल और पॉलीगन लॉ पर, तो हम बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स ट्रायंगल लॉ पर अलग से नहीं करेंगे। टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मैं आपको पॉलीगन लॉ में करा चुका हूँ। एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जिसमें आपको दिख जाएगा फर्क कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आपकी मजबूरी है कि आप ट्रायंगल लॉ यूज करो ही करो। जैसे वो कहता है बॉडी covers a displacement of 10 meter due east and then 5 meter northeast. 5 meter northeast, 5 meter northeast जा रही है। Calculate total displacement of the body. टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, आपको बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। भूमि बचे मेरे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर यहाँ पर एंगल 45 होगा सर। हाँ जब नॉर्थ ईस्ट कह रहा है तो 45 डिग्री होगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एक्स एक्सिस के लॉन्ग ईस्ट है, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। ईस्ट के लॉन्ग इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर एंड देन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ये ऐसे जाएगा। दिस इज S2 और नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है कि ये ईस्ट के साथ 45 डिग्री पे चला गया। कह रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो देखो इसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दो। हाँ हर्षित का ठीक आ रहा है शायद। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है हर्षित, नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे आप ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट्स वेक्टर सम ऑफ S1 एंड S2। S1 और S2 को जब आप वेक्टोरिकली ऐड करेंगे सो इट्स रूट ओवर S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर 2S1 S2 cos थीटा। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। व्हाट इज S1? S1 is 10 meter, so that's 10 square. What is S2? S2 is 5 meter, which is 5 square. 2 into S1, which is 10 into 5, multiplied by cos 45 degree. So your displacement S is, it's root over, it's 100 plus 25, 125 plus ये कितना आ गया 20 of 500 cos 45 is 1 by root 2. So ये displacement आ गया, displacement is root over 125 plus 50 root 2 meter. ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अगर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गया, नहीं अभिजीत रूट 175 नहीं होगा, 50 रूट 2 भी तो आएगा। ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको डायरेक्शन भी चाहिए, तो देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये ईस्ट के साथ कुछ एंगल बना रहा है बीटा। टैन बीटा आप कैलकुलेट कीजिए डायरेक्शन के लिए।
tan बीटा होगा इट्स b sin थीटा divided by a plus b cos theta. So your tan beta is b. a और b कैसे डिसाइड करोगे? जिसके साथ एंगल लिया दैट इज a, दूसरा वाला b हो जाएगा. So tan beta is b, which is s2 sin 45, a which is s1 plus b which is s2 cos 45 degree. So your tan beta is s2. s2 कितना है? s2 is 5 meter. 5 sin 45 is 1 by root 2 divided by s1 which is 10 plus s2 which is 5 cos 45 is 1 by root 2. Tan beta is 5 by root 2 divided by 10 plus 5 by root 2. So tan beta is it's 5 by root 2. ये आ गया 10 root 2 plus 5 by root 2. Root 2 से root 2 cancel हुआ. So you have tan beta which is 5 by 5 plus 10 root 2. इतना लिखिए. बस एक लास्ट स्टेप रह गया जिसमें आंसर लिखना है. इतना लिखिए फिर स्टार्ट करेंगे. सर हाँ, वो असाइनमेंट एरर के असाइनमेंट में वो था ना सर, क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का रीडिंग, और आपने एक क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया, आपने वो मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चीजें हैं जिसको हम कैलकुलस के बाद कर पाएंगे. पहले आपने कई प्रॉब्लम्स मुझे भेजी हैं जिसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए. ज्यादातर आप जो प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं एरर्स की वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने स्किप कराई हैं डिफरेंशिएशन के लिए. जैसे वो था ना एक 1 by a plus 1 by b में मैंने तब भी कहा था कि ये डेरिवेशन विदाउट डिफरेंशिएशन के नहीं हो सकती. तो कुछ दिन पेशेंस रखो, जब मैं डिफरेंशिएशन खत्म कर दूंगा वो चीजें आपको दिख जाएंगी. तो वो पहला असाइनमेंट हो गया था सर मेरा, पर मैंने सेंड नहीं किया, दूसरा का बीच में हूँ, और उनका क्या क्या बोलते हैं, ईपीपी जो था जो हाँ जी जी मेंस और एडवांस का, तो फिर उनका जहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है वो उसको रुक जाओ, वो रुक जाओ उसको. स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन में स्किप कर. हाँ, उसको स्किप कर दो, उसको स्किप कर दो. वो जब मैं करा दूंगा उसके बाद उसको कवर कर दूंगा. वेक्टर्स खत्म होने के फौरन बाद यही करना है. वेक्टर्स का मेजर पोर्शन हो गया, अब जो है बचा हुआ उसको हम तेजी से कंप्लीट कर सकते हैं. भाई तिशा का हो गया, आमना, भूमि, दिव्यांशी, सौम्या, कीर्ति हुआ. कीर्ति हो गया इतना. हाँ भाई देखो नेक्स्ट देखो. तो आपने tan बीटा यहां से कैलकुलेट कर लिया. tan बीटा आपका आया इट्स 5 by 5 plus tan root 2. So tan beta is 5 by 5 plus tan root 2. So tan beta is 5 by 5 आप कॉमन ले लीजिए. 1 plus 2 root 2 gets cancelled out. It's 1. So tan beta is 1 by 1 plus 2 root 2. Beta आ गया it's tan inverse 1 by 1 plus 2 root 2. ये बीटा की वैल्यू है. फाइनल आंसर आप ऐसे लिखोगे. आपके जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड कितना आया था? मैग्नीट्यूड आया था 125 प्लस 50 रूट 2. नेट डिस्प्लेसमेंट इज, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ डायरेक्ट. तो जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इज रूट ओवर 125 plus 50 root 2, that's magnitude meter at
tan inverse 1 by 1 plus 2 root 2। इसको ऐसे छोड़ दें सर इनवर्स में। एक सेकंड बताता हूँ अभी। हाँ, इसको यहीं छोड़ देंगे। ईस्ट से कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। ये मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी सिखाया था, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। हाँ हर्षित, इसको यहीं छोड़ना होगा, ठीक है। इसको ना आगे रैशनलाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो फ्रूटफुल हो। इसको यहीं छोड़ दो भाई। ये क्लियर है सबका? कीर्ति, सोम्या, तिशा? मतलब क्या बताया, ईस्ट से नॉर्थ से, नॉर्थ से ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ जा रहा है ना, ईस्ट के रिस्पेक्ट, ईस्ट से आप ले रहे हैं नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसे लिखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर ऐसा होता कि नॉर्थ से ईस्ट जा रहा होता तो आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखते। सर हाँ जिससे आपने बीटा चिपका है उस पे ऑफ आएगा। हाँ, ऐसे भी ले सकते हो, और ऐसे रटो मत इसको, ऐसे देखो ना, ये तो स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का है। आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप कैसे बताओगे कहाँ जा रहे हो? नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, किससे? ईस्ट से। हाँ ऐसे तो लिखोगे नॉर्थ कहाँ गया? ईस्ट से गया। ऐसे ही अगर नॉर्थ से आप ईस्ट जा रहे हो तो आप क्या कहोगे? ईस्ट जा रहे हो। कहाँ से जा रहे हो? नॉर्थ से। तो आप क्या लिखेंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है सर। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है। सो इसे मैं रब कर रहा हूँ। हर्षित, कैस्पेल हो गया? रब कर दूं? सर ये आपने Yes, sir. क्वेश्चन कराने से पहले एक बात कही थी कि ये क्वेश्चन में पता चलेगा बोला कि हम कभी कभी पैरेललोग्राम लॉ यूज नहीं कर सकते हैं, हाँ देखो, बल्कि जैसे यहाँ यहाँ पैरेललोग्राम भी यहाँ यूज कर सकते कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली ना कोई सेंस नहीं बनेगा। देखो, ये ओरिजिन से आया। कैस्पेल, जरा फिजिकल सेंस सोचने की कोशिश करो। मैं अब तुमसे कहता हूँ कि ये यहाँ भी चला गया, मैं वो कह रहा है कि 10 मीटर गया फिर 5 मीटर गया, मैं कहता हूँ 10 मीटर गया और 5 मीटर गया। अब अगर किसी को तुम ये डायग्राम दिखाओगे कि 10 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, वो कैसे समझेगा कि 10 मीटर के बाद 5 मीटर गया? यस, हैं। अच्छा यही चीज मैं ठीक तुम्हें बहुत देर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फ्रीडम है कि तुम ट्रांसलेट कर सकते हो, बट उस फ्रीडम के बाद भी कई जगह तुम्हें मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो भी किया, लाइक पैरेललोग्राम लॉ किया फॉर 2 वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ किया फॉर 2 वेक्टर्स, बट इफ यू हैव मोर देन 2 वेक्टर्स तो फिर आपको कहीं और जाना होगा, फिर आप यूज करेंगे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ आप यूज करते हैं इवन इफ यू हैव मोर देन 2 वेक्टर्स। फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आप पॉलीगन लॉ यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने की जो कंडीशन है पॉलीगन लॉ को, पहली कंडीशन है वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। दूसरी चीज, जितने भी वेक्टर्स होंगे, ऑल वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर, जस्ट लाइक ट्राइंगल लॉ। यहां भी जितने भी वेक्टर्स हैं दे शुड बी इन सेम ऑर्डर। इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ लेता है। सो इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स acting at a point are represented in magnitude and direction, by sides of polygon taken in same order, then their resultant then their resultant can be represented by closing side of polygon in opposite order. In opposite order.
एक चीज और सुनिएगा, पॉलीगन लॉ में ऐसा कोई फॉर्मूला डिराइव होकर नहीं आएगा जो आपने ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ में किया था, कोई फॉर्मूला डिराइव होकर नहीं आएगा। यहां रिपीटेडली ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना होता है। दोबारा सुन लो, कोई सिंगल फॉर्मूला यहां डिराइव होकर नहीं आने वाला, यहां आप रिपीटेडली बार बार ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। इसे लिखिए, एक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको कि पॉलीगन लॉ दिखता कैसा है। कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा यहाँ। सर हाँ कैसे बताइए। एक क्वेश्चन था, हाँ आपने हाँ आप वहां पर आपने पहले कहा था कि 10 मीटर ड्यू ईस्ट गया है डिस्प्लेसमेंट है ना, और एक वहां से ऊपर गया है नॉर्थ ईस्ट 5 मीटर। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट 10 और 10 के टेल को हेड के 5 के हेड को ज्वाइन करके आएगा ना सर। अगर हम 5 मीटर को ये सेम ऑर्डर बना इसी 5 मीटर को ट्रांसलेट करके 10 के टेल पर 5 का हेड रख के नीचे लाएंगे तो ये 5 मीटर इनका रिजल्टेंट भी यही आएगा, तो फिर इनमें फर्क क्या हो गया सर? ये एक ओरिजिन है कैस्पल, ठीक है। हाँ जी। तुम यहाँ से चलते हो, कैस्पल यहाँ से चलता है, 10 मीटर कैस्पल यहाँ जाता है, फिर कैस्पल क्या करता है 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट जाता है, कैस्पल यहाँ पहुंच गया, फिर उसके बाद कैस्पल 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट जाता है। तो कैस्पल तो यहाँ पहुंच गया था, यहाँ से दोबारा नॉर्थ ईस्ट कैसे गया? नहीं सर, नहीं सर, वहां पर नहीं, अगर यहाँ पर पहुंच गया तो फिर यहीं से नॉर्थ ईस्ट गया ना सर। हाँ यहीं से नॉर्थ ईस्ट गया ना, नॉर्थ तो ईस्ट गया, यहाँ पहुंच पर गया, अगर फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट गया। अब ये कैस्पल कैसा है? अभी जियोमेट्रिकली सोचे तो अगर ये सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट को उठा के नीचे लाएंगे तो फर्स्ट यहाँ वाले ले आए, टेल यहाँ के ले पास आएंगे उसका ना, हेड नहीं, नीचे नीचे यहाँ सर, ले नीचे आएंगे, नीचे 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 ले आए, ठीक है, यहाँ ले आए। हाँ जी, ऊपर वाला नहीं होगा, फिर ये सेम ऑर्डर में हो गया ना सर। अब भी तो सेम ऑर्डर में है, पहले भी सेम ऑर्डर में तो था। इसका रिजल्टेंट और उसका रिजल्टेंट में क्या फर्क आएगा? आपने तो बिल्कुल कहानी बदल दी। नहीं कोई फर्क नहीं है रिजल्टेंट में, देखो अगर मैं इसका रिजल्टेंट भी ये तो यहाँ ड्रॉ फिजिकली करके, अलग है, पर रिजल्टेंट में कोई फर्क हाँ क्यों नहीं है सर? कोई फर्क नहीं है, फिजिकली एक ही तो चीज है। बताओ, ये वाला डायरेक्शन आया और ये वाला डायरेक्शन आया, क्या फर्क है? एरोस देख के बताओ मुझे, एरोस कहीं और जा रहा है? ये फिजिकली अलग अलग फिजिकली अलग है नजरिए। अरे एरो देखो, जो चीज मैटर करती है दैट इज डायरेक्शन ऑफ एरो। यहाँ ड्रॉ करूं या यहाँ ड्रॉ करूं, दैट्स माय रेफरेंस। द थिंग दैट ओनली मैटर्स इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो। तो जा तो उसी डायरेक्शन में रहो। मतलब ये तो ऐसा है कि आपने अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम को नीचे खींच दिया, एक कह रहा है मेरा एक्स एक्सिस यहाँ पर, एक कह रहा है अच्छा मैंने थोड़ा सा नीचे खींच दिया। अल्टीमेटली जो चीज मैटर कर रही हो तो एरो का डायरेक्शन है, वो तो सेम है। नहीं और नहीं, अगर ओरिजिन को सेम मान के चले हम तो क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस तरह के डिस्कशन से ना बाकियों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और ये फ्रूटफुल भी नहीं है। क्लास के एंड में हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा जो कंसर्न है। तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रही है, उसको तुम क्लैरिफाई करना चाह रहे हो, उसको हम क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, बाकी लोगों का टाइम बहुत वेस्ट होगा इसमें। सो देखिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला डिराइव होकर नहीं आने वाला। जैसे आपको मैं कुछ वेक्टर्स दे रहा हूं, दिस इज वेक्टर बी, सी, और एक ये वेक्टर मैंने आपको डी दे दिया। मैंने आपको 4 वेक्टर्स दे दिए। दिस इज वेक्टर ए, this one is vector b, this is vector c, and this is vector d। मैं आपसे कहता हूं इन 4 वेक्टर्स को ऐड कीजिए। तो ऑब्वियसली 4 वेक्टर्स को आप पैरेललोग्राम लॉ से ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर ये सारे वेक्टर्स सेम ऑर्डर में, तो इनका देखो सब सेम ऑर्डर में हेड टेल हेड टेल हेड टेल को इंसाइड कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑर्डर में जाएगा। ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, क्लोजिंग साइड होगी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब इसमें अब अगर वो आपसे कहता है फिजिकली इसे कैलकुलेट करो,
तो फिजिकली कैलकुलेट करने के लिए इसको कुछ नाम देते हैं, पी क्यू आर एस टी नाम दे देते हैं पॉलीगन का। तो देखो पी क्यू और क्यू आर, कीर्ति जरा बताओ मुझे, पी क्यू और क्यू आर क्या ये सेम ऑर्डर में? यस सर। तो इन्हें ऐड करने के लिए पी क्यू और क्यू आर को ट्रायंगल लॉ यूज किया जा सकता है सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम किसके इक्वल होगा? पी आर के इक्वल, जिसे मैं आर वन कह देता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी is equal to r1, which is my first equation. In the same way, r1 and vector c, they are again in same order. तो आप लिख सकते हो r1, देखो r1 और c को ऐड करने के लिए भी आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। आप इसे भी ऐसे लिख सकते हो, ट्राइंगल लॉ, सॉरी, r1 and c are in same order। तो आप लिख सकते हैं r1 plus c is equal to this vector, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं, r2 is equal to r2, that's 2, 1 को 2 में रख दो। अब अगर वो आपसे कहता है इस r1 का मैग्नीट्यूड निकालिए, देन रूट ओवर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। कहता है r2 का मैग्नीट्यूड निकालिए, रूट ओवर c स्क्वायर r1 स्क्वायर 2r1 c cos थीटा। जब आप 1 को 2 में रखोगे, यू विल गेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b plus vector c is equal to r2, that's equation number 3। अब देखो r2 and d are in same order, तो r2 और d को आप ऐड कर सकते हैं, r2 plus vector d is equal to vector r, that's equation number 4। r2 की वैल्यू आप 3 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3 को उठाकर आप 4 में रख देते हो। तो जब आप 3 को 4 में रखोगे, then you will get vector a plus vector b plus vector c plus vector d is equal to vector r। तो a b c d को ऐड करोगे तो आपको टोटल वेक्टर r मिल जाएगा। सो अगर वो कह रहा है पॉलीगन लॉ से कुछ करना है, तो एक सिंगल फॉर्मूला नहीं आने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कंबाइन कर दे। हमेशा आप दो दो वेक्टर्स को ऐड करोगे, थर्ड वेक्टर आएगा, फिर दो को ऐड करोगे, थर्ड आएगा, फिर दो को ऐड करोगे, थर्ड आएगा, दो दो वेक्टर्स करके आप स्टार्ट करेंगे। इतना लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। ये कुछ एग्जाम्स में पूछ लेता है, ड्रॉ करके दे देता है, कहता है प्रूफ करो आर इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप दो दो कर ऐड करते चले जाओ। हाँ भाई, यहां तक कोई परेशानी है? अभिजीत, सौम्या, कीर्ति, तिशा, आमना, ओके, इसे रब करते हैं। अर्षित, हो गया इतना? हाँ सर। चलो इसे रब करते हैं। अब देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो कहता है बॉडी कवर्स a displacement of 2 meter, a displacement of 2 meter towards east, then 1 meter towards north। सर पॉलीगन लॉ में हमेशा ऐसी होगा कि सारे के सारे मतलब वेक्टर एडिशन वही यही रहेगा, a plus b plus ट्रायंगल c लॉ, plus d equals बिल्कुल दो दो करके ऐड होगा, इस न्यूमेरिकल में और क्लियर हो जाएगा। एंड देन 3 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। भाई वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब है उड़ना शुरू कर देता है, ईस्ट गया, नॉर्थ गया, फिर ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। सो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे,
Calculate magnitude of net displacement. Calculate magnitude of net displacement. नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको. So this is east, this is west, it's north, it's south. So ये पहले कहाँ जा रहा है? 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट जाता है, तो ईस्ट के अलोंग गया, डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर. 1 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ चला गया, ये ऐसे गया. S2 is 1 meter and then 3 meter vertically upwards. अब ये उड़ना शुरू कर देता है. अब देखो बाहर जो आ रहा होगा उससे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसको यहाँ दिखा दिया. बट याद रखना ये आउटवर्ड्स है. दिस इज S3. इसने फ्रेम चेंज किया ना सर? हाँ, इसने प्लेन चेंज किया, अर्थ की सरफेस से उड़ना शुरू कर दिया. सो दिस इज वर्टिकली अपवर्ड्स. सर जो आपने लैंग्वेज यूज करी, जो ये आपने नॉर्थ कहा यहाँ पे, हाँ, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, या फिर 90 डिग्री नॉर्थ? 90 डिग्री नॉर्थ है. ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो ऐसे होता है, ईस्ट गया और फिर ऐसे गया. ये तो वर्टिकली चला गया, तो नॉर्थ चला गया ना. ओके, वर्टिकल नॉर्थ की तरफ गया. अब आपसे कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, which is S1 plus S2 plus S3. So the total displacement S will be vector S1 plus vector S2 plus vector S3. तीनों को वेक्टोरिकली ऐड करना. सब मतलब सब 90 डिग्री यहाँ पे. हाँ, सब 90 डिग्री, राइट. सो तीनों को एक साथ तो ऐड कर ही नहीं सकते, दो दो कर ऐड करना होगा. पहले S1 और S2 को ऐड करते हैं. एक रिजल्टेंट लेते हैं S12, which is vector sum of S1 and S2. So S12 is its root over S1 and S2 are at 90 degree. So S1 square plus S2 square. So S12 is root over S1 which is 2 meter, S2 which is 1 meter. भाई ट्राइंगल लॉ लगा दो, S1 square plus S2 square. 2S1 S2 cos 90, cos 90 तो 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी. It's S1 square which is 2 square, S2 square which is 1 square. S12 का मैग्नीट्यूड आ गया, it's root over 5 meter. हाँ, ये आ गया S12 का मैग्नीट्यूड. बट along with S12 अब तो मैं ये देखो, इसको यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे. ये S12 हो गया. नाउ दिस S12 एंड S3, कोई एंगल बता सकता है मुझे? व्हाट इज एंगल बिटवीन S12 एंड S3? टोटल आया हर्षित का रूट 14. गुड. हाँ, 90. यस. देखो हाँ, S12 कहाँ होगा? इन द प्लेन ऑफ बोर्ड पेपर. आपके सरफेस के प्लेन पर है. S3 परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री कर दिया. अब आपको जो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दैट इज वेक्टर सम ऑफ S12 एंड S3. सो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया. फिर से यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगा दो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया रूट ओवर S12 स्क्वायर S3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ S12 S3 cos 90. cos 90 is 0. So S1 हो गया root over S12 square plus S3 square. So it's root over S12 which is root 5, it's 5. S3 it's 3 का square which is 9. So total displacement is root over 40 meter. So कुछ ऐसी situations होंगी जहां आप polygon अप्लाई करोगे, बट हमेशा हम polygon लॉ से बचा करेंगे. आपको कुछ ऑल्टरनेट और टेक्निक सिखाएंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल,
जहां हम पॉलीगन लॉ से बचेंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि पॉलीगन लॉ यूज ना करना पड़े, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। बट ये एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्स में मिल जाएगा, इसे लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। इतना लिखो जल्दी से। और किसी के डाउट्स हैं तो बताइए। सर जी सर जो आपने ये S12 जो ब्लू लाइन से आपने रिप्रेजेंट किया है और जो S3 किया है, सर हाँ, इसका जो एंगल आना चाहिए सर वो उल्टी डायरेक्शन में आना चाहिए 90 डिग्री। S3 जो है ना हर्षित, ये तुम्हारी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा हाँ हाँ, राइट राइट राइट, बट इवेंचुअली यस 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 यस, लॉजिकली इज करेक्ट, यस। ये कह रहे हो ना? यस यस हर्षित, यही आएगा, हाँ हाँ हाँ। ये आएगा, ये आएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो जिसमें मैथमेटिकल स्टेप्स तो बहुत ज्यादा नहीं यूज होंगे, सिंपल ज्योमेट्री से कुछ चीजें प्रूव करनी होंगी। तो ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव्स में आते हैं। चलो, तो देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम and AC and BD are diagonals. Prove that AC, दो चीजें प्रूव करनी है, AC प्लस BD इज 2BC। दूसरा आपको प्रूव करना है AC माइनस BD इज 2AB। चलिए लिखिए। फर्स्ट वाला ट्राई करो एक बार खुद, नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, एक बार ट्राई करिए। अब इसके आंसर्स तो आप मुझे नहीं बता सकते, प्रूफ करना है, बट 2 मिनट आप खुद ट्राई करो। अरे yes, ए बी और सी डी कैंसिल हो जाएगा ना सर? हाँ, ए बी और सी डी कैंसिल हो जाएगा ना जब प्लस करते समय? करके देखो एक बार, आंसर आना चाहिए बस ये। आंसर टू बी सी आ रहा है शायद, कैंसिल होगा तो। सर ये तो ना ही कोई इनिशियल है और ना ही ये हाँ हर्षित, सुनाई नहीं दिया यार, पूरा आवाज कट गई तुम्हारी, बोलो। तो ना ही ये सेम ऑर्डर वेक्टर में कोई इनिशियल है। हाँ तो बनाओ, थोड़ा बहुत देखो, इधर उधर प्लस माइनस करके कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो। देखिए चलिए इसको साथ में करते हैं। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम ले लूं, सर सी में टू ए बी की बजाय टू सी डी भी लिख सकते हैं ना सर? जो लिखा है ना कैस पे, वो प्रूफ करो, जो एग्जैक्ट लिखा है वैसे प्रूफ करो। या सो ABCD, तो आपको ABCD रेगुलर लेना होगा।
A, B, C and D are is a parallelogram. So ये वेक्टर्स मान लीजिए, एक वेक्टर ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, एक सी डी हो गया। सॉरी नॉट ऐसे, पैरेललोग्राम की तो पैरेलल साइड सेम होती है ना। तो ये ए बी हो गया, ये डी सी हो गया, ये ए डी हो गया। ये दो डायगोनल्स हैं आपके पास, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। डायगोनल्स के नाम क्या क्या है? बी डी। और दूसरा जो डायगोनल है दैट इज ए सी। सो देखो, अगर यहां पर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना शुरू करूं, जरा ढंग से देखो। ट्रायंगल लॉ के लिए कंडीशन क्या है? वेक्टर शुड बी इन सेम ऑर्डर। सो ए बी एंड बी सी आर इन सेम ऑर्डर। तो ये जो ए सी होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, ए सी इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी is vector AC. That's my first equation. इसमें किसी को परेशानी है? अभिजीत, सोम्या? In triangle ABD, ABD, जब ABD लेंगे तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD का सम AD के इक्वल आएगा। सेम ऑर्डर में होना चाहिए ना, AB और BD सेम ऑर्डर में, AD ऑपोजिट ऑर्डर में, तो AB प्लस BD शुड बी इक्वल टू AD नाउ। तुम्हें AC चाहिए और BD चाहिए, यहां से तुम BD निकाल सकते हो, यहां से BD निकाल दो, यहां से BD आ जाएगा, इट्स वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है AC प्लस BD, AC 1 से लिया, BD 2 से लिया, ऐड कर दो 1 और 2 को। जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे, देन योर वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD। का डायरेक्शन डी की साइड में कैसे ले लिया? कौन सा, AD का या BD का? बीडी का सर, ये तो हम अपने मन से उल्टी साइड करते हैं ना। ये देखो देखो क्या कह रहा है वो, AC कह रहा है ना यहाँ, तो ये हमारी चॉइस उसने खत्म कर दी। वो AC कह रहा है, दैट मींस A से C वेक्टर। यहाँ देखो BD कह रहा है, तो फिर C से A होता। अगर वो उल्टा होता। हाँ, अगर वो DB कहता तो उल्टा होता। ठीक है, AC प्लस BD हो गया, दैट इज AB प्लस BC प्लस AD माइनस AB। तो AB से AB कैंसिल हो गया, आपको मिल गया AC प्लस BD इज BC प्लस AD। अब देखो, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मींस AD और BC एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो AD की जगह भी BC रख दो, तो ये हो गया AC प्लस BD is BC plus BC. It's AC plus BD is twice of BC. ये सबका क्लियर हुआ? ये एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन था जो पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ पर आ जाता है, जहां न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ ज्योमेट्री यूज होती है बस। भाई जब हम वेक्टर्स कंप्लीट करेंगे, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स में करा चुका हूँ, आपके पास कोई टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ना एंट्रेंस का बचेगा ना बुक का बचेगा। बस फिर ये है कि थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दे, वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल जरूर हो जाएगा। कीर्ति, भूमि, दिव्यांशी, क्लियर है ये? Okay.
चलो भाई, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास से वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आई गेस 2-3 लेक्चर्स और हैं, वेक्टर्स हम वाइंड अप कर देंगे। आज यहीं छोड़ दें, नेक्स्ट क्लास में Okay. कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। चलो ओके। सर मैथ्स की मीटिंग भी सीआईडी पे होगी, फिर दूसरी आईडी पे? हाँ, क्या क्या हर्षित? इसके बाद मैथ्स है तो सर इसी आईडी पे होगा। मैथ्स की आईडी यार निष्कर्ष ही बता पाएगा, मुझे पता नहीं, निष्कर्ष ही बताएगा। ओके सर, बाय सर। जिस पर भी होती होगी हर सैटरडे उसी पर होगी, चेंज नहीं होगा कुछ भी। अगर इसी पर होती है तो फिर इसी पर होगी। चलो ओके बाय। हाँ भाई, कैस्पल कहाँ गया? यस है गया? हाँ अब बताओ। ये है ये पूछ रहा था सर, मैंने कहा था ना वो एक वेक्टर को ड्रॉ कीजिए आप पहले। 10 वो क्लास में ना कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, वो उनको इतनी डेप्थ में सोचना ही नहीं होता। चलो हाँ बताओ। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया ना, ये आ गया मेरा S1, ठीक है, हाँ जी सर, और ये आ गया मेरा S2, ठीक, हाँ जी और सर। ये मेरा रिजल्टेंट हो गया S, ठीक है। ये अब पहला कंडीशन हुआ। हाँ ये अभी पहला। अब दूसरा इसी तरह से दूसरा बनाइए सर। ईस्ट पहले क्या गया? यहाँ पर एस ठीक है, ये रहा। नीचे से चलो। अब इसके बाद मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आता हूँ, है ना। हाँ जी, नहीं इसको डिस्प्लेस हम ऐसा नहीं मानेंगे कि ये डिस्प्लेस हुआ है। हम सोचेंगे कि दूसरा आदमी पहले नॉर्थ ईस्ट की ओर इतना ही मैग्नीट्यूड में नॉर्थ ईस्ट की ओर गया है और इतना ही मैग्नीट्यूड वो ईस्ट की ओर गया है। इसको कहाँ रखना चाहते हैं आप? किसी और कार्टेशियन प्लेन में सर। वो हाँ, कहाँ किसको शिफ्ट करना चाहते हो आप? S1 को या S2 को? S2 को S2 को कहाँ शिफ्ट करना चाहते हो? ये तो नॉर्थ ईस्ट है ना, इसे कहाँ शिफ्ट कर दूं मैं? S2 को S1 के टेल पर S2 का हेड आना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है इसको मैं यहाँ तक शिफ्ट कर दूं, है ना। और आप ये कह रहे हो कि ज्योमेट्रिकली इट्स अ वैलिड ऑपरेशन, राइट? हाँ जी सर। ऐसे शिफ्ट कर दिया, एक आना आपने। अभी हम ये मान के चलेंगे सर कि एक आदमी पहले ओरिजिन से S1 डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की ओर गया और S2 डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट की ओर गया, ठीक है सर। फिर वो तो गया, फिर उसका केस छोड़ देंगे, दूसरे आदमी की ओर आएंगे जो पहले S2 डिस्प्लेसमेंट नीचे से ओरिजिन की ओर आया, मतलब तक ओरिजिन की ओर आया ना सर, फिर उसके बाद ईस्ट की ओर S1 डिस्प्लेसमेंट गया। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट तो सेम आएगा ना सर। सेम ही तो आ रहा है। तो फिर फिजिकली अलग है बोल के हम कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये फिजिकली अलग है या डिस्प्लेस किया है, S2 को ट्रांसलेट किया है, या ये दोनों फिजिकली अलग है बोल के कैसे पता चलेगा? देखो फिजिकली ये तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों सेम चीजें या अलग अलग चीजें? अलग अलग चीज। अलग अलग चीजें क्यों अलग अलग तुम्हें लग रही हैं? क्योंकि पहला वाला ओरिजिन से S1 गया और S1 से S2 तुम्हें गया, ये वो पहला दूसरा आदमी तुम्हें गया। इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई पहला आदमी यहाँ पहुंचा, हाँ जी, फिर दूसरा कोई आदमी नीचे से ऊपर आया और वहां से S1 तक पहुंचा। यहाँ पहुंच गया। सो ये फिजिकली दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जब आप ज्योमेट्रिकली वेक्टर की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर क्या कहता है, ये दोनों चीजें सेम है। ये इशू है ना आपका। तो देखिए, हाँ जी, मैं आपको वही बहुत देर से वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप कहते हैं ना कि मैं ट्रांसलेट करके कहीं ले आऊंगा। वो कहीं भी कोइनिशियल को आप अगर सेम ऑर्डर में बनाना चाहते हो या सेम ऑर्डर को आप कोइनिशियल बनाना चाहते हो, वेक्टर आपको अलाउ करे, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिजिकली जब आप उन्हें देखोगे तो दो अलग अलग चीजें होंगी। ये तुम्हारे लिए दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वेक्टर्स में मुझे ये बताओ खैस्पल कि एक वेक्टर A यहाँ था और इस वेक्टर को मैं यहाँ ले आया, दैट्स द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? सेम थिंग। हाँ ये समझ आया सर, पर हमें अलग, असल में तो ये अलग है ना सर, पर अलग वेक्टर है, की बिल्कुल अलग है, सेम बिल्कुल, है, लेकिन पर बिल्कुल अलग है। कैसे पता चलेगा कि ये अलग है, कि दूसरे ने ट्रांसलेट करके लाया है या ये पहले नहीं से पता ये चल अलग सकता, है? किसी हाल में नहीं पता चल सकता, उसको पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए ट्रांसलेशन से बचते हैं। इसीलिए आप ट्रांसलेशन से बचते हो। वेक्टर्स में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, अच्छा एक बात बताओ कैस्पल, मैं तुमसे ये लिख रहा हूं कि एक बॉडी है, इट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक, हाँ ये जी दिया 5 मीटर जा रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इतना कवर किया इसने। अब ये 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट देखो मैं कितने ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। इज इट 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट? यस इज इट 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट? है या नहीं है? नहीं है शायद। अगर इसको यहाँ छोड़ दूं मैं, लेंथ इतनी लंबी ना लूं, मैं यहाँ छोड़ दूं इसे। हाँ हाँ जी, जी है। ये यस यस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर मैंने 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख दिया कि है कहाँ पर, आदमी यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, ये तो अलग है। मतलब इन तो फिर शायद वेक्टर्स में ये हमारा कंसर्न ही नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक रेफरेंस के साथ आपको एंगल दे देता है। फॉर वेक्टर्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब वो आप कहाँ रेफरेंस शिफ्ट कर रहे हो ये आपकी चॉइस है। तो ये वेक्टर्स है, ये हम किसी की ट्रैक ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैक नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। इसलिए वेक्टर्स में तीनों चीजें सेम है। आप तो ट्रैक की बात कर रहे हो ना। ये अधूरा जैसा है ना सर। अगर हम बोलते कि 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट फ्रॉम ओरिजिन बोलते तो सिर्फ एक ही वेक्टर होता ना सर, हर कार्टेशियन प्लेन का सिर्फ एक ही वेक्टर बनता है। तो जो अगर चीज हम तुम 5 वेक्टर में ढूंढ मीटर रहे हो ना, जो चीज तुम ढूंढ रहे हो उसके लिए वेक्टर्स है ही नहीं ना, मतलब उसके लिए तो बनी नहीं हो। तो तुम्हें फिजिकली ड्रॉ करके दिखाना होगा, तुम्हें बताना होगा भाई ये यहाँ था, अगर तुम इसमें और इसमें फर्क देखना चाह रहे हो। जो वेक्टर्स आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो तो इसलिए कि वेक्टर क्वांटिटीज दो आपको दी हुई, उन्हें आप कंबाइन करना कैसे सीखोगे। और जो चीज आप ले रहे हो वो वेक्टर्स नहीं, वो तो आप सिर्फ ये कह रहे हो कि उसके तो वेक्टर्स की जरूरत भी नहीं ना आपको, आप तो शो करना चाह रहे हैं कि पॉइंट यहाँ था या यहाँ था। वो तो आप ट्रैक ड्रॉ करेंगे, तो मोटिव भी अलग है।